ये कहानी सुरीली की है, जिसकी अभी 2 दिनों पहले सूरज से शादी हुई थी। शादी करके वो अब सूरज के यहाँ सरसोपुर नाम के गांव में यानी अपने ससुराल आ गई थी। उसके ससुराल आते ही उसकी सास ने उसका बड़े धूमधाम से स्वागत किया। अगले ही दिन सुरीली की पहली रसोई थी। सुबह सुबह ही वो हल्की घबराहट और एक्साइटमेंट के साथ रसोई में पहुंची। सुरीली को घबराया देख सासू माँ ने मुस्कुराते हुए सुरीली से कहा, बिटिया, आज पहली बार हमारे घर की रसोई में तुम्हारे हाथ का खाना बनेगा। धीरे धीरे सब सीख जाओगी। घबराना मत। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पहली रसोई में क्या बनाऊं। आप ही बता दीजिए ना, क्या पसंद है आप सबको? अरे बिटिया, हमारे घर में तो सबको सबसे ज्यादा पसंद है चाय और पकौड़े। अगर चाहो तो पहली रसोई में यही बना लो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सुरीली ने ये सुनते ही एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी, क्योंकि चाय पकौड़े तो उसे भी बहुत पसंद थे। उसे लगा जैसे उसकी पहली रसोई आसान और बढ़िया बनने वाली है। ठीक है माँ जी, आप बाहर जाकर आराम कीजिए, मैं अभी गर्मा गर्म चाय पकौड़े लेकर आती हूँ। सुरीली तुरंत से गैस पर चाय चढ़ा देती है और पकौड़े के लिए प्याज काटने बैठ जाती है। प्याज की हल्की जलन से उसकी आंखों में आंसू तो आते हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। वो धीरे धीरे बेसन में मसाले मिलाती है और मन ही मन सोचती है कि उसकी पहली रसोई सबको जरूर पसंद आएगी। थोड़ी ही देर में कड़ाही में तेल गर्म होने लगता है और सुरीली सावधानी से एक एक करके पकौड़ों का घोल उसमें छोड़ने लगती है। कुछ ही देर में सुरीली ने गर्मा गर्म चाय तैयार कर ली और सुनहरे कुरकुरे पकौड़े भी प्लेट में सजाकर रख दिए। रसोई में अब खुशबू ही खुशबू थी और पहली रसोई की मिठास पूरे घर में फैलने लगी थी। सुरीली चाय और पकौड़े लेकर सास और सूरज के सामने रख देती है। जैसे ही दोनों ने पकौड़ों की खुशबू ली, उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। सासू माँ ने पकौड़े की थाल को देखकर सुरीली से कहा, बिटिया, अगर स्वाद भी खुशबू जैसा ही हुआ ना, तो मान जाऊंगी। और इतना कहते ही सबने मुस्कुराते हुए पकौड़े चखने शुरू कर दिए। जैसे ही उन्होंने पहला कौर लिया, सबके चेहरे खिल उठे। पकौड़ों का स्वाद इतना बढ़िया था कि देखते ही देखते थाल पूरा खाली हो गया। किसी ने एक भी टुकड़ा छोड़ा नहीं। अरे वाह बिटिया, तुम्हारे हाथ में तो सच में बड़ा स्वाद है। पहली रसोई में इतना बढ़िया बना सकती हो, तो आगे तो तुम हमारे घर का मान बढ़ा दोगी। सच में सुरीली, तुम्हारे हाथ के पकौड़े तो लाजवाब हैं। मैंने तो इतने अच्छे पकौड़े आज तक नहीं खाए। सुरीली ये सब सुनकर खुशी से खिल उठी। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई है और नए घर के लोग उसके हाथ के बने खाने को इतना पसंद कर रहे हैं। ये उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। अब सुरीली के हाथ के पकौड़े घर वालों को इतने पसंद आ गए थे कि हर सुबह नाश्ते में सबसे पहले वही बनने लगे। सासू माँ तो मजाक में कहती, अब हमारे घर में चाय पकौड़ा परंपरा ऑफिशियली शुरू हो गई है। सुरीली भी हंसते हुए हर सुबह नए नए तरह के पकौड़े बनाती, कभी आलू के, कभी प्याज के, तो कभी मेथी के, और पूरा घर खुशी से भर जाता। धीरे धीरे सुरीली की ये छोटी सी कोशिश उसके ससुराल में सभी के दिलों में अपनी जगह बनाने लगी। अब हर सुबह की चाय और पकौड़े सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि सबको सुरीली की मिठास और प्यार का एहसास दिलाने के लिए बनते थे। और अब जब भी घर पर मेहमान आते, सुरीली के हाथों के पकौड़े उनके स्वागत का सबसे खास हिस्सा बन गए। मेहमान भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते और सुरीली को हर बार गर्व महसूस होता कि उसकी छोटी सी रसोई ने सबका दिल जीत लिया। देखते देखते कुछ दिन इसी तरह हंसी खुशी और प्यार भरे माहौल में बीत गए। सुरीली अब अपने नए घर और परिवार में पूरी तरह से घुल मिल गई थी और हर दिन उसके लिए नई खुशियां लेकर आता। फिर एक सुबह सुरीली के घर उसकी सास की सहेली बिंदिया घर पर आ गई। बिंदिया बहुत हंसमुख और बातूनी महिला थी और आते ही पूरे घर में हंसी और हलचल मचा दी। अरे दीदी, मैं तुम्हारे घर इतने दिनों बाद आई हूँ। कुछ खिलाओगी नहीं क्या? अरे बिंदिया, माफ करना, तुम इतने दिनों बाद आई हो। तुम्हारे साथ बातें करने में इतना समय लग गया कि तुम्हें खाने के लिए पूछना ही भूल गई। रुको एक मिनट, अभी अपनी बहू को बुलाती हूँ। सुरीली बिटिया, ओ सुरीली बिटिया, जरा यहाँ आना तो। देखो तो कौन आया है।
सासू माँ की आवाज सुनकर सुरीली वहां पहुंच जाती है। जैसे ही सुरीली आई, बिंदिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे सुरीली बिटिया, तुम्हें देखकर तो घर और भी रोशन लग रहा है। सच में तुम बहुत सुंदर और प्यारी लग रही हो। सुरीली ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई और उसने हल्की आवाज में कहा, धन्यवाद काकी, आपसे इतनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे बस भी करो बिंदिया, अब मेरी बहू की इतनी तारीफ मत करो। चलो, अब बताओ, क्या खाओगी? अरे दीदी, मैं तो वही खाऊंगी जो सुरीली अपने हाथों से बनाना चाहे। बस आज उसके हाथ का स्वाद चखना है। बिंदिया की बात सुनकर सुरीली थोड़ा शर्माई, लेकिन उसके दिल में खुशी की एक मीठी लहर दौड़ गई। तो फिर ठीक है बिंदिया, इस मामले में सुरीली सबसे आगे है। मेरी बहू के हाथ की चाय पकौड़ी का तो पूरा घर दीवाना है। बिंदिया यह सुनकर और भी उत्साहित हो गई और सुरीली की ओर मुस्कुराते हुए देखने लगी। सुरीली बिटिया, जरा गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना दो बिंदिया के लिए। आज उसे भी तुम्हारे हाथ का स्वाद छकाना है। सासू माँ की बात सुनकर सुरीली तुरंत रसोई की ओर बढ़ गई और बिंदिया के लिए चाय पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगी। सुरीली ने सबसे पहले गैस पर चाय चढ़ा दी, फिर पकौड़ों के लिए प्याज और आलू काटने बैठ गई। थोड़ी ही देर में सुरीली ने पकौड़ों का घोल तैयार कर लिया और एक एक करके पकौड़े कड़ाही में छोड़ने लगी। चाय भी खूब उबलकर अपनी खुशबू फैला रही थी और पूरे घर में गर्माहट और स्वाद का माहौल बन गया था। कुछ ही देर में सुरीली ने गर्मा गर्म चाय और ताजा तले हुए पकौड़े तैयार कर लिए। फिर सुरीली ने चाय और पकौड़े बिंदिया के सामने परोस दिए। चाय और पकौड़ों की लाजवाब खुशबू सूंघते ही बिंदिया का मूड खिल गया। उसके चेहरे पर तुरंत ही एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। वाह दीदी, चाय और पकौड़ों की खुशबू तो कमाल की है। अरे खुशबू छोड़ बिंदिया, एक बार चक्कर देख, पता चल जाएगा असल मजा कैसा है। बिंदिया ने एक पकौड़ा उठाया और धीरे धीरे खाया। जैसे ही उसने पहला कौर लिया, उसके चेहरे पर खुशी और आश्चर्य दोनों झलकने लगे। वह मुस्कुराते हुए बोली, वाह सुरीली, तुम्हारे हाथ के पकौड़े तो सच में कमाल के हैं। इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैंने आज तक नहीं खाए। देखा बिंदिया, यही तो मैंने कहा था, हमारी सुरीली के हाथ में जादू है। इसके हाथ से बने पकौड़े सबका मन जीत लेते हैं। सच कह रही हो दीदी, सुरीली के हाथों में वाकई जादू है। अगर मुझे ऐसे पकौड़े मिलें तो मैं रात दिन के खाने में बस यही खाना चाहूंगी। अरे बिंदिया, तूने तो हमारे घर का हाल ही बता दिया। जब से सुरीली आई है, हमारे घर में रात दिन तरह तरह के पकौड़े बनते रहते हैं। सच में, हर दिन का नाश्ता अब उसके हाथ के पकौड़ों के बिना अधूरा लगता है। अच्छा, अब बातें छोड़ो और पकौड़े खाओ, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। फिर मत कहना कि तुम्हारी बातों में पकौड़े ठंडे हो गए। बातचीत के बाद सुरीली ने मुस्कुराते हुए बिंदिया की ओर इशारा किया और बिंदिया ने तुरंत पकौड़े खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने पूरे पकौड़े खा डाले और एक भी टुकड़ा बाकी नहीं छोड़ा। वाह सुरीली, सच में तुम्हारे हाथ के पकौड़े लाजवाब हैं। मैंने तो सारे पकौड़े ही खा डाले। देखा बिंदिया, मैंने कहा था ना, सुरीली के हाथ में जादू है। अब तुम जान गई कि हमारे घर में हर दिन का नाश्ता उसके पकौड़ों के बिना अधूरा है। बिल्कुल दीदी, ऐसे पकौड़े हो तो कौन नहीं खाएगा। पर दीदी, मैं आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ। अगर आप हाँ कह दें तो मैं बताऊं। हाँ बिंदिया, क्यों नहीं, बता तो सही। दीदी, आप सोचिए, सुरीली के हाथ के पकौड़े तो सच में सबसे बेहतरीन हैं। अगर आप सुरीली का एक छोटा सा चाय पकौड़े का ठेला खोलवा दें, तो वह हर समय अपने हाथ के पकौड़े सबको खिला सकती है। इसके दो फायदे होंगे। एक तो पकौड़े बेचकर कमाई होगी और साथ ही जब चाहे आप भी गर्मा गर्म पकौड़े खा सकेंगी। बिंदिया, तुम्हारा सुझाव वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम मुझे पहले सुरीली से पूछना पड़ेगा कि क्या वह चाय पकौड़े का ठेला खोलने के लिए तैयार है। मैं नहीं चाहती कि यह विचार उसे अचानक थोप दिया जाए। उसे आराम से सोचने का मौका देना जरूरी है, ताकि वह अपनी मर्जी से फैसला ले सके। हाँ दीदी, प्लीज पहले सुरीली से पूछ लीजिए। अगर वह हाँ कह दें तो फौरन शुरू कर दीजिए। और हाँ, जिस दिन सुरीली अपना ठेला खोले, मुझे सबसे पहले बुलाना। मैं उसके पकौड़े खाने के लिए बहुत खुश होंगी।
बिंदिया के जाने के कुछ समय बाद सासू माँ सुरीली के पास आईं। सुरीली बिटिया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बिंदिया ने तुम्हारे पकौड़ों के बारे में एक सुझाव दिया है। हाँ माँ, बताइए क्या सुझाव दिया है काकी ने। बिंदिया कह रही थी कि तुम्हारे हाथ के पकौड़े इतने स्वादिष्ट हैं कि क्यों न तुम एक छोटा सा चाय पकौड़े का ठेला खोलो। इससे तुम अपने पकौड़े सबको खिला सकोगी और थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। अगर तुम तैयार हो तो हम इसे शुरू कर सकते हैं। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। बस अगर हो सके तो आप पहले उनसे भी पूछ लीजिए। अरे चिंता मत करो बेटी, तुम्हारा वो पहले मेरा बेटा है। मेरी बात थोड़े ही टालेगा। सासू माँ और सुरीली दोनों की खुशी देखने लायक थी, क्योंकि अब सुरीली के हाथ का जादू सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेगा। सासू माँ ने सूरज के घर लौटते ही उसे आराम से बैठाया और सुरीली के चाय पकौड़े के ठेले के बारे में सारी बातें विस्तार से बताई। सूरज भी पूरी बात सुनकर तैयार हो गया और उसने माँ से हाँ कह दिया। अब यह तय था कि सुरीली अपना ठेला खोल सकती थी और घर में सबकी खुशी देखते ही बन रही थी। कुछ ही दिनों बाद सुरीली ने अपना नया चाय पकौड़े का ठेला अपने घर के सामने खोल लिया। ठेले के पास शुरुआत से ही उसकी सासू माँ मौजूद थीं, हर कदम पर उसका साथ देने और उसका हौसला बढ़ाने के लिए। माँ, पता नहीं लोग आएंगे या नहीं, कहीं किसी को पसंद ना आया तो। अरे पगली, तू बेकार में सोच रही है। तेरे हाथ का स्वाद किसे पसंद नहीं आएगा। लेकिन माँ, ये मेरा पहला दिन है, दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। डरना मत सुरीली बिटिया, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। और याद रखो, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। ठीक है माँ, आप साथ रहती हो तो हिम्मत आ जाती है। बस ऐसे ही हिम्मत बनाए रखो बेटी। आज का दिन अच्छा ही होगा, देख लेना। सासू माँ की बातें सुनकर सुरीली के चेहरे पर थोड़ा सा आत्मविश्वास लौट आया। उसने गहरी सांस ली, हाथ धोए और चूल्हे पर चाय चढ़ा दी। कुछ ही देर में अदरक और इलायची की खुशबू पूरे आसपास फैल गई। गरम तेल में तले जा रहे पकौड़ों की महक तो और भी लाजवाब थी। धीरे धीरे राह चलते लोग ठेले की तरफ देखने लगे। तभी एक आदमी खुशबू से खिंचा चला आया और बोला, बहन जी, एक कप गरम चाय और थोड़े पकौड़े दे दीजिए। आपके ठेले की खुशबू ने तो मुझे रोक ही लिया। ग्राहक ने जैसे ही पहला पकौड़ा लिया, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बहन जी, आपके पकौड़े तो सच में कमाल के हैं। इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैंने पहले कभी नहीं खाए। धन्यवाद भाई साहब, आपकी तारीफ सुनकर बहुत खुशी हुई। ये देखकर आसपास से लोग धीरे धीरे ठेले की तरफ आने लगे। एक दो लोग पहले ही रुक गए और खुशबू का आनंद लेने लगे। देखते ही देखते ठेले के पास भीड़ बढ़ने लगी और सुरीली की मेहनत का जादू सब पर छा गया। देख रही हो बेटी, लोग तुम्हारे चाय पकौड़े को कितना पसंद कर रहे हैं। तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। धन्यवाद माँ, यह सब आपका साथ और विश्वास होने की वजह से ही संभव हुआ। माँ, बिंदिया काकी को बुला लीजिए, उन्होंने ही मुझे यह ठेला शुरू करने का सुझाव दिया था। उन्हें भी देखना चाहिए कि लोग इसे कितना पसंद कर रहे हैं। हाँ सुरीली, बिंदिया काकी ने तो कहा था कि जब तुम ठेला खोलोगी, वह सबसे पहले तुम्हारे पकौड़े खाने आएंगी। चलो, पहले उन्हें बुलाते हैं। कुछ समय बाद बिंदिया काकी आईं। जैसे ही उन्होंने ठेले और उसके चारों तरफ भीड़ देखी, उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। वाह सुरीली, ये तो कमाल है। देखो, कितने लोग तुम्हारे हाथ के पकौड़े खाने आए हैं। देख रही हो बिंदिया, तुम्हारे कहने पर सुरीली ने ठेला खोला और अब लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं। तुम्हारा सुझाव कितना सही था। सच में दीदी, ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। सुरीली, तुमने तो सबका दिल जीत लिया। धन्यवाद काकी, आपकी वजह से ही यह ठेला शुरू हुआ और अब सबको पसंद आ रहा है। नहीं नहीं सुरीली, ये सब तुम्हारे पकौड़ों का स्वाद और जादू है। मैं तो बस वही कह रही थी जो मुझे सच में सही लगा। सच में, तुम्हारे पकौड़े इतने स्वादिष्ट होते हैं कि सबका दिल जीत ले। अरे बिंदिया, तुम यहीं खड़ी मत रहो। जाओ, अंदर कमरे में बैठ जाओ। मैं थोड़ी देर में चाय पकौड़े लेकर आती हूँ और फिर हम दोनों आराम से बैठकर चाय पकौड़े का आनंद लेंगे और बातें करेंगे। सुरीली की सासू माँ और बिंदिया आराम से बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े खा रही थीं और चाय के साथ हल्की फुल्की बातें कर रही थीं। कमरे में हंसी मजाक का माहौल था
और दोनों का समय बहुत ही खुशहाल गुजर रहा था। यहाँ दोनों चाय पकौड़े खाते हुए बातें कर रही थीं और बाहर सुरीली अपने ठेले पर चाय पकौड़े बेच रही थी। धीरे धीरे दिन बीत गया और देखते ही देखते सुरीली के सारे पकौड़े बिक गए। दिन ढलते ढलते उसे काफी अच्छी कमाई भी हो गई। शाम तक सब काम निपटाकर जब वे घर लौटे तो माहौल बिल्कुल अलग ही सुकून भरा था। सुरीली रसोई में काम कर रही है। सास और सूरज कमरे में बैठे दिन भर की बातें कर रहे हैं। सूरज बेटा, आज तो सुरीली ने ठेले पर बहुत अच्छी कमाई की। दिन ढलते ढलते सारे पकौड़े बिक गए। सच माँ? पहला दिन ही इतना अच्छा गया? सबने पकौड़े खाए और मैं तो काम पर था, मुझे तो एक भी नहीं मिला। अरे हाँ, तू तो दिन भर काम में था। चल, मैं सुरीली से कह देती हूँ कि तेरे लिए भी ताजे पकौड़े बना दे। इतना अच्छा दिन गया है, तेरे लिए बनाते हुए उसे और खुशी होगी। सुरीली बेटी, अगर हो सके तो खाने के साथ सबके लिए थोड़े पकौड़े भी बना देना और सूरज के लिए 2-4 ज्यादा रख देना। बेचारा दिन भर काम पर था, उसे तो स्वाद चखने का मौका ही नहीं मिला। जी माँ, मैं रात के खाने के साथ प्याज के पकौड़े सबके लिए बना दूंगी। कुछ देर में सुरीली ने प्याज के ताजे पकौड़े बनाए और रात के खाने के समय पूरे परिवार ने मिलकर स्वादिष्ट पकौड़ों का आनंद लिया। अब सुरीली और उसकी सास हर रोज अपने घर के सामने ठेला लगातीं और धीरे धीरे लोग यहाँ की ताजी चाय और कुरकुरे पकौड़े चखने आने लगे। हर दिन ठेले के पास अच्छी खासी भीड़ जुटने लगी और सुरीली की मेहनत और स्वाद का जादू सब पर छा गया। कुछ ही दिनों में सुरीली और उसकी सास का ठेला इतना मशहूर हो गया कि लोग दूर दूर से चाय और पकौड़े खाने आने लगे। धीरे धीरे उन्हें यह लगा कि अब सिर्फ ठेला ही नहीं बल्कि एक छोटी दुकान खोलना ही बेहतर रहेगा। सुरीली ने अपने मेहनत और हुनर से एक छोटा सा होटल खोलने का फैसला किया और उसने उसे अपने नाम से ही शुरू किया। होटल का नाम सुरीली स्वीट एंड स्नैक्स रखा गया। शुरू में छोटा सा कमरा था, लेकिन स्वाद और सेवा की वजह से लोग लगातार आते रहे। उसकी सास हमेशा साथ रहती और हर कदम पर उसे मार्गदर्शन देती। सूरज भी हमेशा प्रोत्साहन देता और कभी-कभी व्यस्त होने के बावजूद दुकान में मदद करने आ जाता। होटल में अब सिर्फ चाय पकौड़े ही नहीं, बल्कि हल्के नाश्ते और कुछ मिठाइयाँ भी मिलने लगीं। कुछ ही हफ्तों में होटल इतना लोकप्रिय हो गया कि आसपास के लोग इसे पसंद करने लगे और रोज नया ग्राहक आता। सुरीली अपने काम में दिन रात लगी रही, लेकिन खुशी और संतोष उसके चेहरे पर हमेशा झलकता रहा। उसका सपना सच हुआ था और उसका घर अब एक छोटा सा स्वर्ग बन गया था, जहां मेहनत, प्यार और स्वाद का जादू सबको भाता था। सुरीली, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरी बहू तुम जैसी हो। तुम्हारे हाथ का जादू और तुम्हारा मेहनत करने का तरीका सच में सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। धन्यवाद माँ, यह सब आपका साथ और विश्वास होने की वजह से ही संभव हुआ। आपके बिना मैं यह सब नहीं कर पाती। बेटी, तुम्हारा उत्साह और समर्पण देखकर मुझे गर्व होता है। सच में तुम हमारे घर की शान हो। आपकी इतनी तारीफ सुनकर और भी हिम्मत मिलती है माँ। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि सबको खुश रख सकूं। समय के साथ सुरीली का होटल और भी लोकप्रिय हो गया। दूर दूर से लोग उसके स्वादिष्ट चाय पकौड़े और नाश्ते खाने आने लगे। हर दिन नई खुशियां और सफलता लेकर आता। सुरीली की मेहनत, लगन और सास का प्यार उसे हमेशा प्रेरित करता रहा। सूरज भी हमेशा उसका सहारा बने रहे और घर में हंसी और प्यार का माहौल बना रहा। अब सुरीली और उसका परिवार न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत था, बल्कि घर में हर दिन खुशी और मिठास का माहौल था। सुरीली ने यह साबित कर दिया कि अगर मेहनत, प्यार और विश्वास साथ हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है। और इस तरह सुरीली का छोटा सा ठेला एक बड़ा सुख और सफलता का प्रतीक बन गया और परिवार के लिए हर दिन नई खुशी लेकर आता।
सर्दियों का ऐसा मौसम आया जिसमें पल भर में बारिश के साथ साथ ठंड भी लग रही थी। नवरात्रि और दिवाली बीते कुछ ही दिन ही हुए थे कि इस मौसम में बारिश जल्दी देखने को नहीं मिला करता था। लेकिन इस साल कुछ अलग ही लग रहा है। इस साल बारिश भी लेट हुई और नवंबर आ ही चुका है। अभी तक बारिश बंद नहीं हुआ। हवा की सिसकियां और ओले गिर रहे हैं। गांव और शहर के सभी लोगों इस मौसम की वजह से घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। उन्हीं के बीच में गांव का एक व्यक्ति रामू जो इस ठंड की वजह से जूझ रहा है। गांव के बाहर छोटे से कच्चे घर में रामू अपनी पत्नी साधना और 2 बच्चों के साथ ठिठुर रहा था। चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। हवा इतनी तेज थी कि टिन की छत खड़खड़ा उठी थी। घर में जलती लकड़ियां बहुत पहले ही बुझ चुकी थीं। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि कोयला या लकड़ी खरीद सके। दिन भर मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाया था उससे बस 2 रोटियां और थोड़ा सा नमक ही घर आया था। बच्चे ठंड से कांपते हुए माँ से लिपटे थे। रामू, तुम इस ठंड से बचने का कोई इंतजाम करो, नहीं तो बच्चे कहीं इस ठंड की वजह से बीमार ना हो जाए। मैं क्या करूं साधना, हमें क्या मालूम था इस बार की ठंड ऐसी होगी। अभी ठंड का मौसम शुरू ही तो हुआ है। पहली ही ठंड ने पूरे गांव वालों को सिखा दिया होगा कि समय किसी के लिए नहीं रुक सकता है। हमें पहले से ही समझ जाना चाहिए था कि मौसम कुछ अलग ही रंग में रंगने वाला है। तुम सही कह रही हो साधना। कई दिनों से हल्की हल्की सर्दियां हो रही थीं। हमने इसे हल्के में ले लिया। अब हम ही पर ही भरी पड़ गया। रामू के पास एक नवजात शिशु है जो 6 माह का है। उसे भी इस ठंड ने जकड़ लिया। उसके स्तन पे एक भी कपड़े नहीं थे, सिवाय एक चादर के। वो भी उसे ठंड से नहीं बचा पा रही थी। वहीं दूसरी ओर गांव के कुछ अमीर और सरपंच मिलकर आंगन में आग की मशाल जलाकर ताप रहे थे। आग की लपटें इतनी थी कि उन सब का शरीर गर्म से जूझ रहा है। शर्मा जी, देखिए तो इस साल तो ठंड तो बहुत पहले ही हो गया है। यहाँ तक कि पास में खड़े लोग नहीं सही से दिख रहे हैं। हाँ दयानंद, तुम सही बोल रहे हो। इस साल की ठंड तो बहुत पहले ही हो गई। सबसे बुरी हालत तो इन गरीब गांव वालों की होती होगी, जो समय रहते वो सब अपने लिए बंदोबस्त नहीं कर सके। दयानंद पांडे थोड़ा अकड़ के साथ तेज आवाज में शर्मा को बोले। अरे छोड़ो उन गरीबों को, उनकी चिंता किसको है? मरे या जिए हमको क्या है, हम तो बस उन सब का हक छीनने के लिए सरपंच की कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसे ही नहीं हमने अभी तक इतने जल्दी आलीशान महल बनवाया है। तभी तो हम सोचे, तुम्हें 3 ही साल हुए हैं सरपंच बने, ये सब धन कहाँ से आया? तुम तो इन गांव वालों का हक छीन रहे हो। तुम्हें तो सोचना चाहिए कि वो सब नहीं रहेंगे तो तुम्हारा क्या होगा। इन गरीबों से तो हमारा जीवन चलता है। तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है इन गरीबों से? क्योंकि हम भी इन गरीबों की तरह जीवन व्यतीत किया हूं। हमें भी मालूम है गरीबी क्या चीज होती है। कई दिनों तक हम भूखे ही सोए हैं। ये दोनों आपस में बहस करते करते सुबह हो गई। सुबह का वातावरण थोड़ा स्थिर था। ठंडी हवाएं कम चल रही थीं। गांव के कुछ लोग हल्की आग जला के द्वार पे ताप रहे थे। शाम होते ही रामू ने तय किया कि वो सरपंच दयानंद पांडे से कुछ मदद की गुहार लगाएगा। रामू ने साधना से कहा। साधना, मैं सरपंच जी के पास जाता हूं। अभी उनके पास लकड़ियों का भंडार है। इस वक्त वो हमारी अर्जी जरूर सुनेंगे। इतना सुनते ही साधना रामू की ओर देखकर थोड़ा सा मुस्कुराई। क्या तुमने कहा सरपंच जी हमारी गुहार सुनेंगे? आज तक वो किस गरीब की गुहार सुनी है? सबका हक खा के वो उन अमीर ज्यादों की तलवे चाटते होंगे। नहीं यकीन है तो आप उस धनीराम जी के हवेली के पास जाओ, वो भी वहीं मिलेंगे। तुम क्या कह रही हो साधना? हमें भी मालूम है सरपंच दयानंद पांडे थोड़े कंजूस हैं, लेकिन इस वक्त हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम जा रहे हैं उनके पास, तुम बच्चे को देखो।
तुम नहीं समझ रहे हो रामू, सरपंच जी आज तक किसी को कुछ नहीं दिए। हम गरीबों के लिए क्या क्या नहीं आया है इस गांव में, कंबल, सॉल और रजाई, और भी बहुत कुछ हमारे लिए। सरपंच दयानंद पांडे ने सब का सब जाकर शहर में बेचाए। इस चीज की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तुम्हें मालूम है ना, जितनों ने आवाज उठाया है वो सब मारे गए हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं होती आवाज उठाने की। मुझे इस वक्त अपने बेटों के लिए जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप जाओ रामू। अगर सरपंच जी आपकी बात मान गए तो ठीक है, बच्चों को कुछ राहत मिल जाएगी। मैं तब तक इन्हें किसी तरह ठंड से बचने का कोई न कोई इंतजाम करती हूँ। रामू ने जो फटा हुआ बंदी पहना हुआ था, वहीं पहने ही कड़कड़ाती ठंड में बाहर निकल पड़ा। बाहर निकलते ही ठंड बढ़ गई। हवा में इतनी नमी थी कि सांस लेते ही उसके होंठ सुन्न पड़ गए। रास्ते भर गांव के सूने गलियों में सिर्फ हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। सभी के सभी अपने घरों में कंबल रजाई ओढ़े हुए पड़े थे। थोड़ी दूर चलते ही रामू ने देखा, सरपंच दयानंद पांडे का बड़ा घर दूर से ही चमक रहा था। अंगीठियों की गर्म रोशनी दीवारों से टकराकर हवा में मिल रही थी। गांव के कुछ लोग वहां हंसी मजाक कर रहे थे, मानो बाहर की ठंड का उन पर कोई असर ही न हो। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, नमस्ते सरपंच जी, जरा 2 मिनट का काम था। कौन है? अरे रामू, इस ठंड में बाहर क्यों घूम रहा है तू? सरपंच जी, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। बस थोड़ा सा कोयला या सूखी लकड़ी मिल जाए तो बस रात निकल जाए। थोड़ा मुस्कुराते हुए बाकी लोगों की तरफ देखकर, अरे रामू, अब हर घर को लकड़ी बांटेंगे क्या? देखो, तू मेहनती आदमी है। कल सुबह आ जाना, काम रहेगा खेतों में, मजदूरी के साथ लकड़ी भी मिल जाएगी। लेकिन सरपंच जी, रात कैसे कटेगी? बच्चे छोटे हैं। सरपंच का चेहरा ठंडेपन से कठोर हो गया। देखो रामू, अभी हमारे पास इतना फालतू के काम करने का मन नहीं है। तेरे बच्चे हैं, मेरे नहीं। तू इस गांव का वो गरीब किसान है, तुझे देखकर भी जरा तरस नहीं आता। हमने बोल दिया तुझे, अभी सबका इंतजाम करने का वक्त नहीं है। तू खुद ही समझदार आदमी है, किसी पड़ोसी से कह दे, सुबह सब ठीक हो जाएगा। सरपंच जी, आप नहीं समझ रहे हैं, मेरे बच्चे अभी काफी छोटे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अभी के लिए कुछ तो दे दो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो घसीट के बाहर की ओर फेंकवाना ही पड़ेगा। तभी सरपंच दयानंद पांडे ने अपने दोनों पहलवानों से कहा। इसे बाहर निकाल के फेंको। सरपंच के नौकरों ने रामू को घसीट के फेंक दिया। रामू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में उम्मीद थी, पल भर में बुझी गई। फिर उसने सिर झुकाया और धीरे धीरे लौट चला। गांव के रास्ते पर लौटते हुए उसे लगा जैसे ठंडी हवा अब और भी बेरहम हो गई हो। ठंड से ठिठुरता हुआ रामू घर पहुंचते ही दरवाजा खटखटाया। साधना ने दरवाजा खोली। क्या हुआ रामू, सरपंच जी ने लकड़ी दी? रामू ने सिर झुका लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। नहीं साधना, वो बोले कि तुम मेरे खेत में काम करो, फिर मैं तुमको कुछ लकड़ियां दे दूंगा सुबह के लिए। साधना ने बच्चों की ओर देखा, जो दोनों कांप रहे थे। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है रामू, अब जो होगा सुबह होगी तो देखा जाएगा। अभी बच्चों को बीच में लेकर बैठो, मैं कुछ कोशिश करती हूँ। साधना ने घर के बाहर जाकर कुछ सूखी घास इकट्ठा की और उन सबको घर में लाकर और कुछ फटे हुए पुराने कपड़ों और सूखी घास का छोटा सा गट्ठर बनाया और एक टूटे हुए बर्तन में रखकर चूल्हे पे आग जलाने की कोशिश की। धुआं उठते ही बच्चे खांसने लगे, मगर थोड़ी देर में गर्मी घर में फैल गई। माँ, पूरे घर में धुआं फैल उठा है। हमारी आंखों में जलन सी हो रही है। बस राहुल, कुछ ही देर की तो बात है, धुआं गायब सा हो जाएगा। तुम बाबू को आंखों पे ढक दो और अपनी आंखें कुछ समय के लिए बंद कर लो। तुम्हें जलन महसूस नहीं होगी। ठीक है माँ,
राहुल ने आंखें बंद कर लीं। रामू ने नवजात शिशु को एक जगह पे सुलाया। कुछ ही समय में पूरा घर गरम सा हो गया। सबको राहत की सांस मिली। रामू ने बाहर देखा। आसमान में बादल अब भी घने थे, पर दूर कहीं एक हल्की रोशनी थी, शायद सुबह होने का संकेत। रात और गहरी हो चुकी थी। हवा की सिसकियां अब हूक बनकर घर की दीवारों से टकरा रही थीं। कोहरे ने मानो पूरे गांव को एक चादर में ढक लिया था। ऐसी चादर जिसमें न गर्मी थी न उम्मीद। रामू बच्चों को चादर से बार बार ढक रहा था, कहीं उन्हें ठंड न लगे। साधना की गोद में उसका छोटा सा बेटा सोया हुआ था। अभी वो 6 माह का था। साधना की आंखों में थकान थी, पर उसके हाथ अब भी आग को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। लकड़ियां कब की राख बन चुकी थीं और धुएं में बच्चों की खांसी की आवाज गूंज रही थी। रामू ने साधना की ओर देखा। उसके फटे आंचल से निकलती ठंडी सांसों में भी ममता जल रही थी। अगर सुबह तक ये गर्म धुआं नहीं रहा तो शायद। रामू के गले से आवाज अटक गई। आगे के शब्दों ने जैसे बोलने से इनकार कर दिया। साधना ने हल्के से रामू का हाथ थामा। रामू, भगवान सब देख रहा है, शायद शायद वो हमारी सुन ले। बाहर आसमान में बादल गड़गड़ा उठे और बिजली की एक लकीर अंधेरे को चीर गई। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, बूंदें नहीं, जैसे सुइयां गिर रही हों धरती पर। रामू ने राहुल को कसकर अपनी ओर किया। उनकी छोटी हथेलियां ठंडी थीं, जैसे बर्फ की सिली हो, पर उनकी सांसें अब भी चल रही थीं। यही उम्मीद थी, यही जीने की वजह। धीरे धीरे रात बीतती गई और सुबह की हल्की किरण खिड़की की टूटी दरार से भीतर आई। गांव के कुछ लोग चौपाल पे बैठकर सूरज की रोशनी का आनंद ले रहे थे। कई दिनों के बाद उन सबको देखने को मिला। सब आपस में बात कर रहे थे कि अरे करण भाई, हम लोगों का ऐसा हुआ है इस ठंड में तो सोचो रामू का क्या हुआ होगा। तुम सही कह रहे हो भाई। उसके पास तो अभी एक नवजात शिशु है। कहीं उसे कुछ हो गया तो रामू तो जीते जी मर ही जाएगा। तभी वहीं से रामू गुजर रहा था, सरपंच जी के घर जाने के लिए। अरे रामू भाई, कहाँ चले इतनी तेजी से, वो भी इतनी सुबह सुबह? कुछ नहीं भाई, बस सरपंच के यहाँ जा रहा हूं। कल उन्होंने मुझे काम के लिए बुलाया था। कहा था कि तुम्हें कुछ लकड़ियां दे दूंगा। ठीक है भाई, लेकिन इतनी ठंड में तुम काम कैसे कर पाओगे? क्या करें शंकर भाई, ये गरीबी ही है जो हमें इस ठंड में भी जिंदा रखती है। यही हमारी मजबूरी है और यही हमें इस ठंड में काम करने की हिम्मत देती है। सही कह रहे हो रामू भाई। अब तो हालात ऐसे हैं कि बिना काम के एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। भाई, घर में राशन भी खत्म हो गया है। बच्चे 2 दिन से बस उबला पानी पी रहे हैं। आज अगर काम मिल गया तो थोड़ा आटा चावल ले आऊंगा। भगवान करे काम जल्दी मिल जाए रामू भाई। अब तो ठंड भी हड्डियां तोड़ने लगी है। हाँ करण भाई, चलो अब निकलता हूं। सूरज निकलने से पहले पहुंचना है, नहीं तो सरपंच डांट देंगे। ठीक है भाई, संभल के जाना। रास्ता फिसलन भरा है, कल रात फिर से ओस पड़ी थी। हाँ, ध्यान रखूंगा। ठंडी हवा में धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। गांव की गलियां अब भी अंधेरे में डूबी थीं। बस कहीं कहीं धुएं की पतली लकीरें आसमान की तरफ उठती दिख रही थीं। रामू गांव की संकरी गलियों से होकर आगे बढ़ने लगा। मिट्टी में ओस जमी थी, जिससे रास्ता फिसलन भरा हो गया था। उसके फटे चप्पल से पानी रिसकर पैरों तक पहुंच रहा था, पर वो रुका नहीं। थोड़ी दूर चलने पर उसे सरपंच दयानंद पांडे का बड़ा घर दूर से ही चमकता नजर आया। ऊंची दीवारों के अंदर से आग की रोशनी झिलमिला रही थी। रामू धीरे धीरे खुद से बड़बड़ाते हुए, देखो जरा, इन लोगों के यहां तो जैसे ठंड नाम की चीज ही नहीं है। वो दरवाजे तक पहुंचा, झिझकते हुए अंदर झांका।
आंगन में कुछ आदमी अंगीठी के पास बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। सरपंच आराम से कुर्सी पर बैठे आग के मजे ले रहे थे। रामू ने कांपते हाथों से सलाम किया। नमस्ते सरपंच जी, आपने बुलाया था काम के लिए? सरपंच ने ऊपर देखा, फिर तिरछी नजर से मुस्कुराए। हाँ रे रामू, बुलाया था। तू आया भी बड़ा जल्दी। चल पहले हाथ मुंह धो ले, फिर बात करते हैं। रामू ने सिर हिलाया और झिझकते हुए पानी की बाल्टी के पास गया। ठंडे पानी की पहली छींटे से ही उसके हाथ सुन्न पड़ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद सरपंच ने आवाज लगाई। अरे रामू सुन, तेरे लिए कुछ खास काम है आज, पर थोड़ा अलग तरह का काम है। रामू ने चौंक कर पूछा। कैसा काम सरपंच जी? तुम इतना मत सोचो रामू, तुमको सिर्फ मेरा एक छोटा सा काम करना है, वो भी नदी किनारे जो खेत है हमारा। मालिक उधर उधर तो इतनी ठंड होगी कि मैं उससे सहन नहीं कर सकता। तुम्हें वही काम करना है इस वक्त, नहीं तो तुम जा सकते हो। सरपंच दयानंद पांडे रामू की इस हालात पर जरा सा भी तरस नहीं खा रहा था, क्योंकि उससे भी मालूम है रामू को इस वक्त लकड़ियां और राशन की सख्त जरूरत है। रामू भी बिना सोचे समझे हाँ बोल देता है। ठीक है सरपंच जी। रामू चुपचाप खेतों की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में हर जगह उसे ओस के अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ ही समय में रामू नदी किनारे खेत की ओर पहुंच गया। अपना काम करने लग गया, एक तरीके से खोदने लगा। ठंड इतनी लग रही थी कि रामू को काम करने में दिक्कत हो रही थी। काफी देर तक खेतों में था, लेकिन रामू से एक कोना भी नहीं हुआ। वो हार मानकर सरपंच के पास जाने लगा। कुछ समय में पहुंच सारी बात बताई। सरपंच जी, हमसे वो काम नहीं होगा, कुछ और हो तो बताओ हमें। इतना सुनते ही सरपंच दयानंद पांडे रामू पर भड़क गए। तुमसे एक काम नहीं हो सकता तो, और तुम्हें लगता है और भी कोई काम देंगे? तुम अभी के अभी यहां से चले जाओ। मालिक, हमें कुछ लकड़ियां ही दे दो, हमें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे पास एक 6 माह का बालक है, उससे इन लकड़ियों की सख्त जरूरत है। चले जा यहां से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, एक भी लकड़ियां नहीं। सरपंच रामू की बात नहीं मानते। रामू निराश होकर घर की ओर चल पड़ा। रामू घर पहुंचकर साधना को बताया सारी बात। साधना, सरपंच ने हमें लकड़ियां नहीं दी, उन्होंने हमें ऐसा काम दिया कि हम उनमें असफल हो गए। जाने दो रामू, जो हमारे किस्मत में होगा वो होकर ही रहेगा। रामू और साधना दोनों कुछ घास और लकड़ी की कंडी के सहारे उन्होंने पूरी रात गुजारी। साधना के गोद में उसका छोटा बेटा पड़ा हुआ था। उधर सरपंच दयानंद पांडे को थोड़ा सा दुख हुआ कि मैंने आज कुछ तो गलत किया हो। 20 साल पहले ही सरपंच दयानंद पांडे का 1 वर्ष का बेटा इसी मौसम में मृत्यु हुई थी। मैं कल जाकर उससे माफी भी मांग लूंगा और कुछ लकड़ियां भी दे दूंगा, ताकि उसकी मदद हो सके। सुबह हो चुकी थी, लेकिन उस रोशनी में कुछ स्थिर था, कुछ थमा हुआ। समय ऐसा थम गया था कि साधना को कुछ एहसास नहीं हो रहा था। छोटा बेटा एक ही जगह पे क्यों पड़ा हुआ है? रात से एक ही जगह से सबसे छोटा बेटा अब नहीं हिल रहा था। तभी साधना की चीख ने सुबह की खामोशी को चीर दिया। रामू, देखो ना, छोटू क्यों उठ नहीं रहा है? क्या हुआ साधना, तुम ऐसा क्यों चिल्लाई हो? छोटू को क्या हुआ है, तुम देखो ना। रामू ने जैसे ही बेटे को छुआ, उसके हाथ कांप उठे। उसकी आंखों से बहते आंसू बर्फ बनकर गालों से टकरा रहे थे। साधना भी रामू की ओर देखी। उसको भी एहसास हो गया, अब नहीं रहा छोटू। रामू ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, अगर यही इंसाफ है तो हमें अब और सांसें क्यों दी? गांव के कुछ लोग आए रामू के घर। ये सब नजारा देखकर उनके भी आंखों में आंसू आ गए। देखते देखते पूरे गांव में खबर फैलते देर न लगी।
सुबह जब सरपंच दयानंद पांडे लकड़ी लेकर पहुंचे तो रामू के घर से उठते धुएं में सिर्फ राख थी, आग की नहीं, किसी बाप की उम्मीदों की। देख लो सरपंच दयानंद पांडे, तुम्हारी वजह से जो आज हमारे घर में मातम सा छा गया, वो देखो तुम्हारी गलती की सजा। सरपंच दयानंद पांडे छोटू की ओर देखा, उसे देखते रह गया। छोटू एकदम मूर्छित सा हो गया। मुझे माफ कर दो रामू, हमें नहीं मालूम था कि तुम्हारे घर की हालत सच में इतना खराब है। इतना कहकर दयानंद पांडे सिर झुका दिए। साधना चुप थी, उसकी आंखें सूनी। रामू जमीन पर बैठा था, बच्चे की ठंडी देह को सीने से लगाकर, जैसे आखिरी बार गर्मी देने की कोशिश कर रहा हो। उस दिन के बाद से गांव वालों ने कहा, ठंड तो हर साल आती है, पर इस बार वो किसी की जिंदगी ले गई। और रामू, वो अब भी हर सुबह गांव के किनारे दिखाई देता है जहां उसका कच्चा घर था। कहते हैं वह अब आग नहीं जलाता, क्योंकि एक बार जो बुझ जाती है वो दोबारा कभी रोशनी नहीं देती। ठंड का कहर सिर्फ मौसम नहीं था, वो इंसानियत की ठंडक की कहानी थी।